हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं क्लास 11th का फिजिक्स लेकर के, और जिसका चैप्टर 5 हम सरल रेखा में गति स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन इन ए स्ट्रेंथ लाइन। इसमें हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे बताया जा रहा है इसमें कि सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेंथ लाइन, यानी किसी भी वस्तु को हम गति कराते हैं या वह स्वयं गति करती है, तो उसका जो वन डायमेंशनल मोशन है, एक रेखा में जो गति है, उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो आप लोग रेडी जाइए जानने के लिए। जैसे इसके बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रो हम देते हैं इसका। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो गतिमान हैं, या हम कह सकते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं सब गतिमान हैं। अगर हम पृथ्वी के अंदर हैं, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें रुकी हुई दिखती हैं, विराम अवस्था में दिखती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं वो किसके सापेक्ष। जैसे हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी ही हरदम गति अवस्था में है, पृथ्वी खुद गतिमान है, तो पृथ्वी के अंदर की वस्तुएं विराम में कभी नहीं हो सकती, विराम में हो ही नहीं सकती, वो गति हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिनचर्या है, यानी जब हम सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कि चिड़ियों का चहचहाना, और चहचहाते हुए वह एक डाल से दूसरे डाल पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उड़ करके चलती हैं। हम जब बाहर निकलते हैं घर के तो देखते हैं सड़कों पे साइकिल लेकर के बच्चे चलाते हुए, या वाहनों की गति को देखते हैं। उसके अलावा फिर सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। तमाम प्रकार के हम भौतिक परिवर्तनों को देखते हैं, चाहे हम मानवों द्वारा वो होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक घटनाओं के अनुरूप के द्वारा होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं या दर्शाती हैं कि सभी वस्तुएं क्या हैं, गतिशील हैं। तो आज उसी गति के बारे में हमें पढ़ना है, और वो भी गति कैसे पढ़ना है, सरल रेखा में गति पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले गति पढ़ने से पहले हम किसी भी वस्तु को जानते हैं कि वो हमेशा दो अवस्था में होता है। एक पहला होता है विराम अवस्था, और दूसरा होता है गति अवस्था। तो हम पहले बात करेंगे विराम अवस्था की। तो हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है विराम अवस्था। विराम अवस्था, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट स्टेट। कोई भी वस्तु रेस्ट में कब होता है? जैसे हम जानते हैं कि यदि किसी वस्तु को किसी स्थान पे हम रख देते हैं तो वो वस्तु हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के कारण वहीं पे पड़ी रहती है। तो उसका तो वो एक कारण है, लेकिन हम परिभाषा कैसे कहेंगे कि जब कोई भी वस्तु समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित न करे या उसके स्थान में कोई परिवर्तन न हो, तो हम कहते हैं वह वस्तु विराम अवस्था में है। आइए लिखते हैं, जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय के साथ अपनी अवस्था को परिवर्तित न करे, तब वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। यानी वह वस्तु रेस्ट में होता है, हम कह सकते हैं। जैसे में हम क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं। अब आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड दीवार पे लगा हुआ दिख रहा है, जिसपे मैं लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो ये व्हाइट बोर्ड फिक्स किया गया दीवार में, तो ये कई सालों से, 4-5 सालों से यहाँ पे लगा हुआ है, और ये आगे भी यहीं पे रहने वाला है। और समय कितना बीतता जा रहा है, लेकिन ये यहीं पे पड़ा है। अगर हम कह दें
टेबल पे कोई अगर हम बुक रख दें, पानी का बोतल रख दें, तो वो भी वहीं पे पड़ा रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई व्यक्ति आकर के उसको वहां से हटाए ना, कोई बाह्य बल आकर के उसको डिस्टर्ब ना करे, तब तक वो वस्तु वहीं पे रहने वाला है। तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, मेज पर रखी हुई कोई पुस्तक, हम ऐसे कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो रेस्ट में रहती हैं। तो ये हमारा रहा विराम अवस्था। अब इसी के अपोजिट हम पढ़ने वाले हैं गति अवस्था। अगला टॉपिक हमारा होगा गति अवस्था। गति को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मोशन, तो इसको क्या बोलेंगे? मोशन स्टेट। अब ये क्या होता है? जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो वस्तु किसी निश्चित समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है वह वस्तु विराम में कहलाता है। तो ठीक इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय के साथ अपने स्थान में, अपने आकार में, अपने आकृति में परिवर्तन कर दे, तब वह वस्तु गति अवस्था में कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय में अपने स्थान को परिवर्तित करे, तब वस्तु की वह अवस्था गति अवस्था कहलाती है। तब वह वस्तु की अवस्था गति अवस्था कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि हम सुबह जब जगते हैं, उठते हैं, तो चिड़ियों का चहचहाना और उड़ना देखते हैं। सड़कों पे जब बाहर निकलते हैं तो वाहनों का चलना देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सूर्य की गति को देखते हैं, पृथ्वी की गति को देखते हैं, चंद्रमा की गति को देखते हैं। ये सारी चीजें जो भी हैं, नदियों में पानी के फ्लो को देखते हैं, बहाव को देखते हैं। ये सारी वस्तुएं जो हैं गति अवस्था में हैं और किसी निश्चित समय के साथ। तो हम एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं, चंद्रमा की गति, चिड़ियों की गति, वाहनों की गति आदि। ये तमाम प्रकार की जितने भी गति हमारे सामने होते हैं, हम उनको देख पाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो भी हम देखते हैं, सब वस्तुएं अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, तो वो गति अवस्था में ही हैं। ठीक है, तो हमने विराम अवस्था बताया और गति अवस्था बताया। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, अब ये जो गति है इनके प्रकार को देखते हैं। गति के कितने प्रकार होते हैं? तो गति के मैं बताऊंगा कुल 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, उसको डिटेल में समझते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। देखिए मैंने जैसे कहा अभी, गति के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, उसको मैं बता दूं आपको। पहला हमारा है स्थानांतरी गति, दूसरा हमारा है दोलनी गति, और तीसरा हमारा है घूर्णन गति। हालांकि ये आगे पीछे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हम पढ़ने वाले हैं स्थानांतरी
गति, स्थानांतरीय गति। इसको हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, इसको ये समझते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं स्थानांतरण कह रहे हैं। स्थानांतरी गति का मतलब क्या है? स्थानांतरण शब्द से ये बना है। यानी यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है या उसका स्थानांतरण होता है, तो वह वस्तु की गति स्थानांतरी गति कहलाती है। आइए हम लिखते हैं उसको। क्या लिखेंगे? जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु के सभी कण एक समान समय में एक समान सरल रेखीय गति करते हैं, एक समान सरल रेखीय गति करते हैं, तो वह गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु के सभी कण एक समान समय में एक समान सरल रेखीय गति करते हैं, तो वह गति स्थानांतरी गति कहलाती है, या तो वह वस्तु की गति, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम क्या समझ सकते हैं इसमें? जैसे मैंने कहा कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है, तो कौन से प्रकार के, यानी किस प्रकार कि एक समान समय में वह एक समान सरल रेखीय गति करे, यानी उसके जो सभी कण हैं, उस वस्तु के जो सभी कण हैं, उसके प्रत्येक कण एक निश्चित समय में एक निश्चित गति करे, एक समान समय में एक समान दूरी या स्थान जो भी है वो गति करें, तो उसे हम कहेंगे कि एक समान गति कर रहा, तो स्थानांतरी गति है। अब उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं? उदाहरण में लिखेंगे, बड़ा ही सिंपल है। उदाहरण में हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती पिंड की गति। एक और लिख सकते हैं, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति। पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती पिंड की गति और सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, ये हम एग्जाम्पल में यहाँ
समझ सकते हैं उदाहरण में। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा होने वाला है, दूसरा नंबर जो हमारा हेडिंग बनने वाला है वो होता है घूर्णन गति। घूर्णन मोशन कहते हैं, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, रोटेट जो करे, रोटेट जैसे ये देखिए अब ये क्या कर रहा है, रोटेट करते हुए ऐसे, जैसे कोई बेलन है, अब ये बेलन है तो अब ये बेलन जो है आगे ऐसे बढ़ रहा है, ये बेलन है तो ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये बेलन है तो ऐसे या आगे बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तुम क्या लिख सकते हैं इससे, हम लिख सकते हैं घूर्णन गति की परिभाषा को, जब कोई पिंड इस प्रकार गति करे कि उसके सभी कण वृत्तीय गति करें तो पिंड की यह गति घूर्णन गति कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। और इसी के साथ हम वृत्तीय गति को भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसके सभी कण किसी एक निश्चित पथ पर वृत्ताकार गति करें तो वस्तु की यह गति वृत्तीय गति कहलाती है, ऐसे कह सकते हैं। और उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसको, दोनों के लिए एक वृत्तीय गति भी मैं लिखवा दे रहा हूं और एक घूर्णन गति का उदाहरण। जैसे वृत्तीय गति के उदाहरण में कौन आएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करना। सूर्य क्या लिख सकते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करना। और घूर्णन गति के लिए क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूर्णन करना। पृथ्वी का क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी का अपने ही अक्ष के परितः घूर्णन करना। ठीक है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं, ये हमारा स्थानांतरी गति पहला रहा, उदाहरण भी है, और दूसरा रहा घूर्णन गति, इसका भी उदाहरण रहा। साथ में वृत्तीय गति भी मैंने बता दिया। दोलनी गति, ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे इसे। ठीक है, दोलनी गति को हम ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, अब ये क्या होता है दोलनी गति, देखिए जैसे मैंने आपको स्थानांतरी गति बताया कि एक सीधी सड़क है कोई, उस पर हम एक स्थान से चल करके सीधे एक दिशा में दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वो क्या होता है, एक वस्तु का स्थानांतरी गति कहलाता है। जैसे अब ये सीधा हम कह रहे हैं रास्ता है, यहाँ से कोई भी वस्तु को हम यहाँ पे सीधे पहुँचाते तो वो स्थानांतरी गति हुआ। और अगर हम दूसरा बात करें, यानी जो हम घूर्णन गति की बात कर रहे थे, घूर्णन गति में क्या होता है कि कोई भी वस्तु है ऐसे ढेंगल के जाए, यानी ढिंगला करके जाए जिसको बोलते हैं, जब हम उसको लुढ़का करके ले जाएं, लुढ़क के जाता है। जैसे अब ये चल रहा है ऐसे तो ये लुढ़क के जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, घूर्णन गति कहलाएगा। और तीसरा आता है दोलनी, या इसी के साथ बोलते हैं कंपनी गति, दोलनी गति या कंपनी गति, जो वाइब्रेट होता है ऊपर नीचे या इधर उधर। अब किसी भी वस्तु के साथ कोई पिंड
लटकाया गया है। मान लीजिए हमने कहा ऊपर की दीवार में, ऊपर की छत में कोई भी कील लगा करके उसमें कुछ लंबाई का धागा बांध करके नीचे एक कोई भी पत्थर का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा का गेंद बांध देते हैं, ठीक है, और उसको छोड़ते हैं, स्वतंत्र छोड़ते हैं। अब उसको हम इधर खींच के लाते हैं, फिर छोड़ेंगे तो जितना माध्य स्थिति से इधर आएगा उतना ही माध्य स्थिति से इधर भी जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक बाहरी वायुदाब से वो धीरे 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 स्थायी होकर के रुक न जाए, क्योंकि अंततः उसे रुकना ही है, क्योंकि यहाँ माध्यम है, अगर माध्यम न होता तो वो वस्तु कभी भी नहीं रुकती। लेकिन माध्यम वायु है तो वायु के वायुदाब से कुछ ही देर के बाद वो धीरे धीरे दोलन करना बंद कर देता है। इसको दोलन बोलते हैं। माध्य स्थिति के इधर उधर या तो फिर ऊपर नीचे करता है। ये दो प्रकार की है। तो इसको समझते हैं, इसका परिभाषा क्या होने वाला है। लिखेंगे परिभाषा इसका, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे आवर्ती गति करती है, तब वस्तु की यह गति दोलनी गति कहलाती है। अब या तो माध्य स्थिति से इधर उधर या ऊपर नीचे आवर्ती गति करती है। आवर्त गति का मतलब होता है बार बार रिपीट करना, बार बार दोहराना, बार बार आवर्ती गति करना, इसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हैं एग्जाम्पल में, क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल बड़े ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति, इसको मैं बता दूं आपको। जैसे हम लोग देखते हैं, अब तो बहुत लोगों के घर नहीं, पहले की जो फिल्में होती थी, पुरानी जो फिल्में होती थी उनमें देखने को मिलता था, लेकिन अब तो सबके घर नॉर्मली मिलता है। जो दीवाल घड़ी होती है, बड़ी वाली जो घड़ी होती है, उसमें आप देखेंगे कि एक लोलक नीचे ऐसे लटका होता है और हर सेकंड में ऐसे ऐसे वो आवर्त करता है। और जब 1 घंटे यानी कोई भी 1, 2, 3, 4 बजता है, तब उस टाइम पे क्या होता है, वह आवाज करता है, रिंग का आवाज करता है। तो उसके साथ वो फिर उतना बार आवर्त करता है। तो उसमें जो सरल लोलक लटका हुआ है उसकी गति को ही आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं, अब कोई एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति। अब कोई स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग में हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, ऐसे करके लटका देते हैं। तो स्प्रिंग में जब लटकेगा तो वो ऊपर नीचे क्या करेगा, आवर्त गति करेगा, क्योंकि कुछ पहले जब दबाव पड़ता है, लोड होता है, तो वो जो स्प्रिंग है वो वस्तु के वजन से क्या होता है, नीचे की ओर खिंचाता है। लेकिन फिर नीचे जहां तक उसका लिमिट्स होता है वो जाता है, तो स्प्रिंग फिर दबाव डाल के उसको ऊपर खींचता है, और ये कुछ समय तक आवर्त गति होता है। धीरे 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 फिर जाकर के वो स्प्रिंग में वस्तु स्थायी रूप से स्थिर होता है, विराम में होता है। तो इस तरह से हमने गति के तीनों प्रकार को बताया। आपको जरूर समझ में आया होगा अच्छे से। और
मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। फिर इसका अगला टॉपिक लेकर के जल्द ही आते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हों तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट इस बार स्टार्ट किए हैं अपने आगे की पढ़ाई को, अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से, उनको घर बैठे सारे फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर वाइज, जो टॉपिक वाइज सारे उनको हम प्रोवाइड कराएंगे और आप अपना जो सिलेबस पूरा कर सकते हैं यहाँ से और अपना कोर्स का तैयारी भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद।